Hello friends, I welcome you all in the YouTube channel Digital School. So yesterday we have uploaded our first video on this channel and हमारा टारगेट है 6 to 12 तक के सब्जेक्ट को कंप्लीट करना और उसमें 11th क्लास फिजिक्स में स्टार्ट की है जिसका पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। चैप्टर का नाम था फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, हम कवर करेंगे 6 to 12 के सब्जेक्ट्स प्लस जेई और नीट के भी जो एग्ज़ाम होते हैं उससे रिलेटेड सब्जेक्ट भी हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को डिजिटल स्कूल। ठीक है, न्यू वे ऑफ लर्निंग नाउ। तो ये था चैप्टर पहला फिजिकल वर्ल्ड, जिसका पार्ट नंबर 1 मैंने अपलोड किया था। और एक बात और बता देता हूँ शुरू करने से पहले कि कोई भी वीडियो है वो हमारी 20 या 25 मिनट से ज़्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि जितनी शॉर्ट वीडियो होती है उसको उतना समझने में आसानी रहती है और आप बोर भी नहीं होंगे। ठीक है, इस चैप्टर में आपको मिलेगा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर्स एंड जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए होते हैं बुक के अंदर उन सभी को डिस्कस किया जाएगा, प्लस ऑल क्वेश्चंस ऑफ बुक विल बी डिस्कस्ड। जो बुक के पीछे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं पर्टिकुलर चैप्टर के पीछे, वो सभी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे एंड नोट्स एंड पीडीएफ भी अवेलेबल होगी। और इसका जो फेसबुक जो चैनल है, फेसबुक के अंदर मैंने इसका पेज बना दिया है इस चैनल का। साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी इसका ग्रुप बन जाएगा जिसको आपको पीडीएफ भी इसकी अवेलेबल हो जाएगी। So आज है पार्ट नंबर 2 and earlier yesterday we have discussed part number 1 of chapter 1 physical world. So let's start the part 2 physical world. ये हमने देख लिया था कल व्हाट इज़ फिजिक्स क्या होता है, ये सब आप देख सकते हैं। जो पीडीएफ मिलेगी उसमें भी आप डिटेल से इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, देखो कल हमने यहाँ पे छोड़ा था इसको जाके कि स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है। स्कोप का क्या मीनिंग होता है, आप एक्चुअली में स्कोप का क्या मीनिंग समझते हैं? जैसे हम बोलते हैं ना इस ब्रांच में क्या स्कोप है, मतलब ये ब्रांच कितनी आगे तक जा सकती है कहने का मतलब। ठीक है, फिजिक्स का क्या स्कोप है, हम पढ़ क्यों रहे हैं फिजिक्स? दिस इज द एक्चुअल कंसर्न वी आर स्टडिंग अबाउट फिजिक्स। सो देयर आर 2 डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट है इन 2 चीज़ों में, एक तो माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। कल मैंने बताया था माइक्रो मतलब स्मॉल, काफ़ी छोटी क्वान्टिटी, मैक्रो मीन्स लार्ज, बड़ी क्वान्टिटी। तो पहला पॉइंट देखो, जो मैंने जितने भी ये थ्योरी ली है सारी एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी है, और लेकिन इस थ्योरी को मैंने काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किए जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट है द मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स फिनोमिना एट द लेबोरेटरी टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। देखो कल मैंने बताया था जो मैक्रोस्कोपिक मीन्स जिसे हम आंखों से देख सकते हैं। आंखों से देखना मीन्स जो क्वान्टिटी थोड़ी बड़ी है साइज में, जैसे लेबोरेटरी है इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं। टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल मीन्स जहाँ पे बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं, सन्स हैं, प्लैनेट्स हैं, वो सब चीज़ें, वो मैक्रोस्कोपिक का पार्ट है। वाइल इफ़ यू टॉक अबाउट माइक्रोस्कोपिक डोमेन, इसमें क्या होगा, इसमें वो चीज़ें जो हम देख ही नहीं सकते, काफ़ी स्मॉल है, वो काफ़ी माइन्यूट है, माइक्रो है, एटॉमिक, मॉलिकुलर, न्यूक्लियर फिनोमिना। दिस इज द पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक डोमेन। हैव यू गॉट द पॉइंट? सो देखते हैं ये मैक्रोस्कोपिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखो क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है, कल मैंने फिर से बताया था आपको, क्लासिकल मीन्स पुराना। तो सबसे पहले हमारे पास चीज़ें थी मैक्रोस्कोपिक की, बड़ी बड़ी चीज़ें थी। फिर जैसे जैसे हमारे साइंटिस्ट ने फिजिक्स को डेवलप किया, हमने स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी भी पता लगानी शुरू कर दी। तो जैसे कि बड़ी 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 कारें आती थी, अब देखो नैनो कार भी आने लग गई। तो सब के फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में कन्वर्ट करना। तो क्लासिकल फिजिक्स बात करती है मैक्रोस्कोपिक डोमेन की। Classical physics deals mainly with macroscopic phenomena and includes subjects like mechanics, electrodynamics, optics and thermodynamics। देखो ये सब चीज़ें हैं जो कि आती है मैक्रोस्कोपिक के अंदर, और हम पढ़ेंगे भी इनको आगे आगे 11th और 12th में पूरे में हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी लेकिन हमें एक बेसिक लेवल पे जानना है कि मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है, कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आज उसको हम थोड़ा सा इसके बाद आगे देखते हैं। अब सबसे पहले आते हैं मैकेनिक्स। देखो मैकेनिक्स क्या होता है, सबसे पहले बताया तो मैकेनिक्स को फाउंड किया था न्यूटन्स ने। और मैकेनिक्स के अंदर आते हैं काइनेमेटिक्स, स्टैटिक, डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होते हैं, कोई भी चीज़ मोशन कर रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो मैकेनिक्स इसी चीज़ के बारे में बताते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। एंड दूसरी बात, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन इन कंसर्न विद द मोशन ऑफ पार्टिकल। अब देखते रहिए इसको आराम से। मैकेनिक्स फाउंडेड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन and the law of gravitation is concerned with the motion of particle, rigid and deformable bodies and general system of particles। देखो मैकेनिक्स आप वर्ड से समझ सकते हैं, मैकेनिक्स
जो चीज़ मैकेनिकली एग्जिस्ट करती है, जैसे कि मोशन है, कोई गाड़ी मूव कर रही है, दिस इज मोशन। ठीक है, कोई पार्टिकल, सपोज अपन किसी चीज़ को फेंकते हैं और ज़मीन पर आकर गिरता है, इट मीन्स दिस इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडी, कोई भी सॉलिड उसकी शेप में चेंजेस होना, दिस इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। एंड जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो चीज़ें अपन यूज़ कर रहे हैं वो सब एक बड़े लेवल पे उसको मैकेनिक्स बोल सकते हैं। द प्रोपल्शन ऑफ ए रॉकेट बाई ए जेट ऑफ इजेक्टिंग गैसेज, प्रोपागेशन ऑफ वाटर वेव्स और साउंड वेव्स इन एयर, द इक्विलिब्रियम ऑफ बेंट रोड अंडर ए लोड, ETC आर प्रॉब्लम ऑफ मैकेनिक्स। मीन्स जहाँ जहाँ कुछ भी मोशन की बात होगी वहाँ हम बात करेंगे मैकेनिक्स की। हैव यू गॉट माई पॉइंट? जैसे प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट, मतलब रॉकेट जाता है तो उसके पीछे जो स्ट्रीम निकलता है, जो धुआं निकलता है, वो भी एक टाइप से एग्जाम्पल है मैकेनिक्स का, जो गैस इजेक्ट करता है वो पीछे। वाटर के अंदर जो लहरें होती है, वेव्स बनती है, साउंड वेव होती है, वो सब मैकेनिक्स का ही पार्ट है। ओके, सो इतना ही हमें पढ़ना है, मैकेनिक्स में ज़्यादा डिटेल से नहीं जानना, क्योंकि हम आगे मैकेनिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो थर्ड चैप्टर वो काइनेमेटिक्स, वो इसी से रिलेटेड है पूरा, वो मैकेनिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये सब मैक्रोस्कोपिक के पार्ट है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे हमने देख लिया मैकेनिक्स क्या होता है, अब देखते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डील विथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिना एसोसिएट विथ चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज। देखो, कोई भी पार्टिकल होता है उसको हम चार्ज कर सकते हैं, तो उसके ना चार्ज करने से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी तो आ जाती है, बट जो चार्ज पार्टिकल वो मूव करता है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आ जाती है। तो ये सब चीज़ें आती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। इसको मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा आपको, बस एक बार थ्योरी देख लें। इट्स बेसिक लॉज वर गिवन बाई कुलाम, ऑलस्टेड, एम्पियर एंड फेराडे एंड इनकैप्सुलेटेड बाई मैक्सवेल इन इज फेमस सेट ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, इसके जो बेसिक लॉज दिए थे कुलाम ने, ऑलस्टेड ने, एम्पियर ने, फेराडे ने, बट इन सभी को मिला करके मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन सेट की थी इसके लिए। वो मैंने आपको बता दिया, पहले भी बताया था 4 इक्वेशन कौन कौन सी थी, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक, वो सब 4 इक्वेशन थी, आगे पढ़ेंगे हम। द मोशन ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द रिस्पॉन्स ऑफ ए सर्किट टू एन AC वोल्टेज। समझ में आई बात? देखो मैं बताता हूँ, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, कंडक्टर क्या होता है, जैसे जिसके अंदर से करंट फ्लो हो सके, जैसे कॉपर का वायर लिया हमने, उसके अंदर करंट हमने फ्लो करवाया, तो क्या हुआ, जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाती है। उससे क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा। हम घरों में जो देख सकते हैं वोल्टेज जनरेट कैसे होते हैं, वो इसी कारण से होते हैं। जैसे ही हम लाइट पंखा चलाते हैं तो वायर है, उसके अंदर करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने से हमारा पंखा में AC वोल्टेज आता है, वो घूमने लग जाते हैं। द वर्किंग ऑफ एन एंटीना, द प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव्स इन द आयनोस्फेयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी। समझ में आ गई बात आपको? बस दिस इज़ द सिंपल एंड बेसिक मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। आपको अभी बेसिक ही जानना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ऑप्टिक्स। देखो, ऑप्टिक्स तो वेरी सिंपल, नाम से पता चल रहा है, डील्स विद द फिनोमिना इन्वॉल्विंग लाइट। लाइट की बात करेंगे, मीन्स ऑप्टिक्स मैकेनिक्स में बात कर रहे हैं। द वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप्स, कलर्स एग्जिबिटेड बाय द फिल्म्स, ETC आर टॉपिक्स इन ऑप्टिक्स। जिसको मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा आपको, बस नाम से आप जान रखें ऑप्टिक्स का क्या मीनिंग होते हैं, क्योंकि 10th क्लास से जब 11th में आते हैं तब आपको केवल बेसिक पता होना चाहिए क्या क्या ब्रांच हैं और क्या मैकेनिक्स में हमें आगे पढ़ना है। नेक्स्ट आता है थर्मोडायनेमिक्स। देखो, आप समझ चुके थे, इलेक्ट्रो से मतलब इलेक्ट्रॉन की बात होगी, ऑप्टिक्स मीन्स लाइट की बात होगी, थर्मो मीन्स क्या होगा, थर्मो मतलब थर्मोमीटर, मतलब हीट की बात करेंगे हम यहाँ पे। समझ में आ गई बात आपको? थर्मोडायनेमिक्स मीन्स हीट। इन कॉन्ट्रास्ट टू मैकेनिक्स डज नॉट डील विद द मोशन ऑफ बॉडी एज ए होल। मतलब इसमें मोशन की बात तो कर ही नहीं रहे, मोशन की बात तो हमने की थी मैकेनिक्स में। ठीक है, रादर इट डील्स विद सिस्टम्स इन मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम एंड इट कंसर्न विद चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी। कहने का मतलब किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है, उसका टेम्परेचर होता है, एंट्रोपी होती है, वो सब हम थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं। जैसे कि किसी बॉडी को हमने गर्म किया तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो गई, वो भी थर्मोडायनेमिक्स में आएगा। समझ में आई बात आपको? ऑफ द सिस्टम थ्रू एक्सटर्नल वर्क एंड ट्रांसफर ऑफ हीट। ये एक्सटर्नल वर्क मीन्स क्या है, हम किसी बॉडी को बाहर से फोर्स लगाते हैं या हीट देते हैं, तो या ट्रांसफ़र देते हैं, हीट का ट्रांसफ़र होता है उस बॉडी के अंदर, और क्या होता है वो बॉडी की शेप चेंज हो जाती है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने बाहर से कोई फोर्स लगाया। तो ये सब थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं। ओके, नाउ द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स, द डायरेक्शन ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस आर प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट इन थर्मोडायनेमिक्स।
तो हीट इंजन है, उसकी इफिशियंसी को इम्प्रूव करना। रेफ्रिजरेटर हो गया, रेफ्रिजरेटर कैसे ठंडा करता है, वो सब हम थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं। ओके, सो वेरी सिंपल टॉपिक वी हैव थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, नेम ऑलवेज एवरीथिंग। थर्मोडायनेमिक्स से आप नाम से समझ सकते हैं कि किस बारे में हम इस सब्जेक्ट पे बात करते हैं। ओके, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन की। देखो मैंने बताया था माइक्रोस्कोपिक में बात करते हैं वेरी स्मॉल क्वांटिटी की, और फिजिक्स डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एट द माइन्यूट स्केल्स ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। माइन्यूट मीन्स हम छोटे से छोटे स्केल पर हम बात करते हैं छोटे छोटे एटम्स की, न्यूक्लियस की, एंड देयर इंट्रैक्शन विद डिफरेंट प्रोब्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। समझ में आ गई बात? देखो ये ये है ना न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर इसके अंदर रेवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये रेवोल्यूशन करेगा इसके बार इसके बाहर इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन करते हैं। तो ये इतने छोटे होते हैं हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो इस टाइप की जो बातें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह की बातें, वो सब हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन में करते हैं। ठीक है, आएगी आपकी बात समझने, काफ़ी सिंपल पॉइंट था। अब देखो क्लासिकल फिजिक्स, ये क्लासिकल फिजिक्स क्या था? मैक्रोस्कोपिक डोमेन इज इनएडिक्वेटेड टू हैंडल दिस डोमेन। अब क्लासिकल फिजिक्स में तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी इंस्ट्रूमेंट की बातें करते हैं, तो ये छोटी बातें हम किस में करेंगे? माइक्रोस्कोपिक डोमेन में। तो इन छोटी जितनी भी जो डील्स विद स्मॉल जो एलिमेंट होते हैं उसकी बातों के लिए हमने इसको बोला क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी, और एट प्रेजेंट अभी भी इसके ऊपर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। ओके, हैव यू गॉट अ पॉइंट? In microscopic domain, scientists even have been working around them and try to find a very small quantity, how we can build a small refrigerator, and everything is small in microscopic domain. Now you can now see that the scope of physics is truly vast. मतलब फिजिक्स का जो स्कोप है काफ़ी वास्ट है। जैसे आपने देख लिया इलेक्ट्रॉन हर चीज़ में काम आ रहा है, ये फिजिक्स किस में काम आ रहा है? थर्मोडायनेमिक्स में काम आ रहा है, मोशन में काम आ रहा है, हर जगह आपने देखा होगा फिजिक्स काम आ रही है। इट कवर्स ए ट्रेमेंडस रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी। एट वन एंड इट स्टडी फिनोमेन वेरी स्मॉल स्केल ऑफ लेंथ। मतलब मैं बता देता हूँ आपको, फिजिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? 10⁻⁻14, इतनी छोटी से छोटी, मतलब 10⁻⁻14 कितना छोटा होता है, उस इतनी छोटी लेंथ की चीज़ें जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वो सिर्फ उन चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और उसी के दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं आकाश में रहने वाले स्पेस की, गैलेक्सीज की, जो कि 10⁻26 मीटर लार्ज है। समझ में आ गया? मतलब इतने छोटे लेवल से इतने बड़े लेवल की बात कर रहे हैं। तो सोच सकते हो फिजिक्स में जो फिजिक्स का वास्ट है वो कितना ज़्यादा है। ठीक है, आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। नाउ फिजिक्स इज एक्साइटिंग इन मैनी वेज। वाई इट इज़ सो एक्साइटेड टू स्टडी? This excitement comes from elegance and universality of its basic theories, from the fact that a few basic concepts and laws। देखो मैं ऐसे बताता हूँ आपको, फिजिक्स इज एक्साइटिंग क्यों है। फिजिक्स में क्या होता है, आप अगर फिजिक्स को फील करना स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि पंखा क्यों घूम रहा है। जैसे मान लो कोई बच्चा है जो 10th क्लास से आया 11th में, वो सोचेगा पंखा क्यों घूमता है, ठीक है, अर्थ रिवॉल्व क्यों होती है। ये सब क्या है, आपके अंदर की एक्साइटमेंट को प्रोड्यूस करेंगे। फिर आप पता लगाएंगे, फिर जैसे पंखा घूम रहा है तो घूम क्यों रहा है, उसके अंदर मोटर कौन सी लगी हुई है, गोल ही क्यों घूम रहा है, ये उल्टा क्यों नहीं घूम रहा। तो जैसे जैसे आप इसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे, वैसे वैसे आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब जाके आप एक थ्योरी बना पाएंगे कि क्यों ऐसा घूम रहा है। और वो थ्योरी अगर आपकी सही है तो वैलिड मानी जाएगी। तो ये सब है फिजिक्स के एक्साइटिंग इन मैनी वेज। ओके, मतलब आपको कहने का मतलब है आपको फिजिक्स में किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसके बाद वो जाके कुछ चीज़ थ्योरी बन पाती है। ओके, आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, काफ़ी सिंपल थ्योरी मैंने इसमें इंक्लूड की है। बुक देखेंगे आप, बुक में तो कंफ्यूज हो जाएंगे, काफ़ी बड़ा लिखा है, बस इस चैप्टर के बारे में इतना ही पढ़ना होता है। नेक्स्ट, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। देखो फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है और सोसाइटी में फिजिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब देखते हैं। द कनेक्शन बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कैन बी सीन इन मैनी एग्जाम्पल्स। देखो ये सब चीज़ें हमने पहले पढ़ चुकी है, अब देखते हैं। द डिसिप्लिन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स arose from the need to understand improve the working of heat engines। देखो फिजिक्स में हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, अब थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ लिया था, इसलिए हम क्या कर पाए, हीट इंजन होता है उसकी इफ़िशियंसी को बढ़ा पाए। अगर हम हीट के बारे में पता ही नहीं होता तो हम कैसे इसकी इफ़िशियंसी को इम्प्रूव कर पाते हैं। कहने का मतलब
थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच को हमने मतलब फिजिक्स की ब्रांच है, ये फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स की ब्रांच है एक थर्मोडायनेमिक्स। अगर इस थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमें पता ही नहीं होता तो हम हीट इंजन की इफिशियंसी बढ़ा ही नहीं पाते। मतलब हमने इसके ऊपर स्टडी की तो हम जाके हीट इंजन के ऊपर काम कर सकें। ठीक है, देखो मैंने इसको एक फ्लो डायग्राम से दिखाया है। फिजिक्स है, फिजिक्स से आई थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के आने के बाद इम्प्रूव हुई इफिशियंसी हीट इंजन की। अब हीट इंजन इम्प्रूव हो गया मतलब हीट, अगर इफिशियंसी किसी चीज़ की इम्प्रूव होगी तो काम ज़्यादा कर पाएंगे हम उससे पर्टिकुलर इंजन से, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी आ गया। सो वेरी सिंपल, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो थर्मोडायनेमिक्स की इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई, और ये डेली लाइफ में आपको देख सकते हैं कि डेली के डेली साइंटिस्ट किसी न किसी चीज़ की इफिशियंसी इंप्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पे बात करी हमने हीट इंजन की। ओके, नेक्स्ट, समटाइम टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू न्यू फिजिक्स। देखो ऐसा क्या होता है, जैसे जरूरी नहीं कि हम फिजिक्स से हर चीज़ें खोजते हैं, समटाइम ऐसा भी होता है हमें किसी चीज़ की जरूरत पड़ी तो हमने फिजिक्स को खोज निकाला। देखो पहले टाइम में क्या होता था, पहले आग के लेकिन माचिस नहीं होती थी, तो आग जलाने के लिए उन्होंने नई फिजिक्स खोजी। क्या थी वो, मतलब पत्थर लगाओ और आग जल जाएगी, पत्थर को एक दूसरे से अगर कोलाइड करवाएंगे तो। ठीक है, अब पत्थर कोलाइड करवाते थे, आग निकलती थी। अब धीरे धीरे समय बढ़ा तो लोगों ने माचिस की खोज कर ली। मतलब टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं कि हमें ऑलरेडी फिजिक्स मिला हुआ है, हम नई नई टेक्नोलॉजी फिजिक्स में ढूंढते रहते हैं। आग जलानी थी, पत्थर ढूंढे, मतलब जरूरत पड़ी तो हमने फिजिक्स की डेवलप कर लिया, कहने का मतलब। सम टाइम टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू न्यू फिजिक्स, एट द अदर टाइम फिजिक्स जनरेट्स न्यू टेक्नोलॉजी। आगे बात समझ में आपको। एन एग्जाम्पल ऑफ लेटर इज दैट वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेट फॉलो द डिस्कवरी ऑफ बेसिक लॉ। देखो अब बता देता हूँ आपको ये भी। अब हमें क्या करना था, फिजिक्स में हमें बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पता थे, ये पता थे तो हमने वायरलेस कम्युनिकेशन खोज लिया। अब वायरलेस कम्युनिकेशन खोजा, तो वायरलेस कम्युनिकेशन खोजा तो क्या हुआ, मोबाइल के अंदर रेवोल्यूशन आ गया, डिजिटल मीडिया में रेवोल्यूशन आ गया, वो सब चीज़ें। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट, फिजिक्स गिविंग राइज टू टेक्नोलॉजी द सिलिकन चिप डेट ट्रिगर द कंप्यूटर रेवोल्यूशन। फिजिक्स ने क्या किया, हमने सिलिकन चिप की खोज की। अब सिलिकॉन चिप खोजने से हम यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप, मोबाइल। पहले ये कहाँ होता था, पहले वैक्यूम ट्यूब होती थी, एक कमरे जितने बड़े कंप्यूटर होते थे। और जैसे सिलिकॉन चिप की हमने खोज की, आज हमारे पास कंप्यूटर रेवोल्यूशन है। हर कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में सिलिकॉन चिप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखा जैसे हमने कैसे कि वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द फिजिक्स। इफ़ यू नीड ऑफ फिजिक्स वी डेवलप फिजिक्स, एवरीथिंग इज फिजिक्स, यू कैन से। ओके, अब ये फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर ये हम देखेंगे थर्ड पार्ट में। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, तो इससे पहले आप ये सब बेसिक पूरा अच्छे से पढ़ें। वीडियो को एक या दो बार देखें, आपको पूरा क्लियर होगा। लेकिन जो थर्ड चैप्टर, जिसके बाद सेकंड चैप्टर है, वो हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, उसमें हम डीपली उसको कंसर्न करेंगे। क्योंकि ये जो चैप्टर है ये केवल बेसिक चैप्टर का बताने के लिए कि फिज़िक्स है क्या एक्चुअल में। सो ये था फिज़िक्स के बारे में। और वीडियो को एंड करने से पहले एक बात बता देता हूँ कि सबसे पहले पहला पार्ट देखें, उसके बाद पार्ट नंबर 2 देखें, और जल्दी पार्ट नंबर 3 भी आ जाएगा जिसमें हम पहले पार्ट को ख़त्म कर देंगे, पहले चैप्टर को। ठीक है, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। और अगर आपका कोई डाउट है रिलेटेड टू एग्ज़ाम, रिलेटेड टू मटेरियल, रिलेटेड टू वीडियो, एनीथिंग यू कांट, इफ़ यू वांट टू आस्क देन यू कैन कमेंट बिलो और कमेंट सेक्शन। ओके, सो if you got any benefit from our video then you can subscribe or like our videos. Okay, thank you for watching.